हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनफ। फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन का लेसन फोर्थ करने जा रहे हैं। ये लेसन फोर्थ का नाम फ्रेंड्स आपके कृषि वैश्वीकरण तथा वैश्व विकासशील देश। ये लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कह सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ कृषि वैश्वीकरण। हम इसके अंदर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, पूरा ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है विकासशील देश के बारे में, कि विकासशील देश हैं जो किस प्रकार के हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में से पिछले साल भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये ईजी एंड ईजीएस्ट वन, मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से हम कह सकते हैं। और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, पहले मैं वो बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। पिछले साल का जो क्वेश्चन था कि इसके अंदर में कि जो कृषि वैश्वीकरण का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि वैश्वीकरण क्या है तथा किसानों पर क्या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये करके क्वेश्चन था। कि वैश्वीकरण पहले बताना था आपको, कृषि वैश्वीकरण है क्या। फिर उसके अंदर में हमें बताना था कि इसका किसानों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, तो ये बताना था। बस इजीएस्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, और ये आया हुआ था पिछले साल फ्रेंड्स। इस साल का जो मतलब मेन जो मोटिवेशन चैप्टर का मैं आपको सारा करवा रहा हूँ, अच्छे से करवाता हूँ। जो भी आपकी बुक के एक एक पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका करवा पाऊँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करवा पाऊँ। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण मतलब फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, अगर मतलब किसी भी देश, एक से ज़्यादा देशों का ना एकीकरण, ठीक है, समाज का अर्थव्यवस्था का एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, किसी भी समाज को अर्थव्यवस्था को जोड़ने की एकीकरण की प्रक्रिया होती है, वो वैश्वीकरण कहलाता है। जिसके अंदर में ना उत्पाद, सेवाएं, श्रम, वित्तीय, सूचना, विचार, क्योंकि किसी भी तरह का आदान प्रदान, एकीकरण। मान लो मैंने कुछ सोचा और मैंने वो सोच जाके अमेरिका में बताया, तो वो मेरे विचार का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। उन्होंने कुछ सोचा हमारे बारे में, हमने कुछ उनके बारे में सोचा, मतलब आदान प्रदान। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उन्हें दिए, उन्होंने मुझे दिए। ठीक है, कुछ सामान, मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें दी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी मुझे दी। तो इस तरह का जो आदान प्रदान हुआ ना, ये यही कहलाता है वैश्वीकरण। एक सिंपल लैंग्वेज में यही वैश्वीकरण हुआ। उसके बाद हम फ्रेंड्स इसके अंदर में बात करने वाले हैं कृषि वैश्वीकरण के बारे में और बाकी टॉपिक। तो ये आपका हमारा टॉपिक है। आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, पूरा लेसन फोर्थ खत्म करेंगे। ठीक है, कोई दूसरा पार्ट नहीं, इसी पार्ट चैप्टर में खत्म, इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दी आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और हमारा एक 6 जून तक का एक टारगेट है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 6 जून तक अपने एक टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। और विदाउट यू वी कान डू एनीथिंग। तो फ्रेंड्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट हम सब के लिए, तो प्लीज़ ज़रा कंप्लीट करें। और स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रेंड्स टॉपिक आज का। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि वैश्वीकरण के बारे में। तो कृषि वैश्वीकरण क्या है? अधिकांश विकसित विकासशील देशों में श्रम का जो मतलब, ये नॉर्मली हमारे देश को और पूरे विश्व को पता है कि अधिकांश जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं या जो अल्प विकसित देश हैं, सभी का 90 मतलब 60% से जो ज़्यादा एक है जो इकोनॉमी है, वो बेस्ड है किस पे? कृषि व्यवस्था पे बेस्ड है। ठीक है, कृषि का भूमि उत्पादकता पे बेस्ड है। ठीक है, और कहते हैं ना, कृषि जो है वो श्रम पे नहीं निर्भर करता कि आप कितना कर रहे हो, वो लोगों की मांग पर भी निर्भर करता है कि उसका उत्पादन, मतलब हम ये मेजर नहीं कर सकते हम कभी भी कृषि के उत्पादन से मेजर नहीं कर सकते कि लोगों को कृषि कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, अगर मान लो आपकी फसल ज़्यादा अच्छी हुई है ना, तो हम मेजर नहीं कर सकते कि कृषि आप कितना अच्छा पैदावार उगा रहे हो। ये हमेशा मेजर उससे किया जाता है कि लोगों की मांग कितनी है। ठीक है, लोगों की मांग कितनी है। अगर मान लो आपके घर में खाने वाले ही 2 लोग हों और आप ना मतलब 2 लोग हों और आपके महीने का 100 रुपये का खर्चा हो 2 जने का, और आप 150 रुपये कमा लोगे, तो अच्छी कमाई नहीं हुई है। ठीक है, वो लोगों की मांग पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा कमाया है। 2 लोग थे, 150 रुपये कमाया, 100 रुपये इज इनफ फॉर 2 पर्सन, दैट इज़ गुड कि आपने भाई आपने अच्छा कमाया है। ठीक है, पर अगर वही मान लो 5 लोग और आपने 150 रुपये कमाया, तब वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, वही जब 2 कम लोग थे और ज़्यादा कमा रहे थे, कम लोग थे और उतना पैसा कमा रहे थे तो सही था, पर ज़्यादा लोग हैं और उतना कमा रहे तो गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में यही बात कहता है कि भाई हमेशा ये जो मतलब कृषि है, वो भूमि की उत्पादकता के संदर्भ में बात नहीं करता है, वो खाद्य के उपभोग के संदर्भ में बात करता है कि कितने ज़्यादा स्तर पर उसकी मांग की जा रही है। ठीक है, कितने ज़्यादा स्तर पर उसकी मांग की जा रही है, ये इस तरह से बात करता है। हम यहाँ पे बात इस वाले में फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो अलग अलग देशों के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे देशों को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला विकसित देश। ठीक है, विकसित देश जो विकसित है पूरी तरह से, मतलब डेवलप है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको एकदम मजे से काट रही है। एक होता है विकासशील देश, जो अभी चल रहा है, जिनका प्रोसेस अभी भी चल ही रहा है, अभी भी वो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और तीसरा अल्प विकसित देश, जो इनका अभी शुरू भी नहीं हुआ है सही से, अभी मतलब बच्चे ही हैं अभी वो। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 पार्टों में बटा हुआ है। विकसित जो बढ़ चुका है, खत्म हो चुका है, जिनका
सही से, ठीक है। जितना होना था हो चुका है। अब विकसित देश जो विकासशील देश जो भी बढ़ रहे हैं और विकसित देश जो अभी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कृषि के बारे में बात करते हैं। तो कृषि को नॉर्मली इसके अंदर हम बात करें, जो WTO की स्थापना के बाद ही, WTO जब स्थापना हुआ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना के बाद ही जो भी कृषि से जुड़े मुद्दे थे वो WTO के अंदर में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कृषि से जुड़े हुए फैसले लिए जाते थे वो WTO के अंदर आ गए, अधीन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक लाइन भी कहा गया आपके बुक में कि विश्व व्यापार संगठन के अधीन हुए बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था ने स्वतः राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को संभावनाओं को बुरा प्रभाव डाला। इसने कृषि में शामिल पूर्ववर्ती गेट GATT की दौरान छोड़ दी गई थी। अब पता देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बताऊं तो जो GATT है ये गुड्स अग्रीमेंट है, ट्रेड ऑन उस पर, ठीक है। तो ये GATT है वो गुड्स के ऊपर बात करती है। गुड्स मतलब जो हम वस्तुओं का इधर से उधर बेचते हैं, खरीदते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, उसके ऊपर में GATT वर्क करती है, भी एक संस्था की तरह आएगी। GATT ही बाद में WTA में बदल गए 1995 में, मतलब 1945 में, 55 में, सॉरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, WTA की स्थापना हुई थी। उसके बाद ही 1955 में स्थापना हुई, उसके बाद ही जो ये GATT थी वो WTO में बदल दी गई थी। GATT थी वो सिर्फ वर्क करती थी, जो GATT थी वो वर्क करती थी, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बताता हूँ आपको दोबारा से। जो GATT थी गुड्स के लिए थी, जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था ना, वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए था सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद जो ये GATT को ही 1995 में, मैंने पहले सही बताया था बट आई हैव अ मिस्टेक ऑफ डेटा, तो ये जो GATT थी उसको मतलब बाद में बदल कर GATT को 1995 में बदल कर WTO में बना दिया गया था, ठीक है। जिसके तहत ना विश्व के अंदर में जो भी व्यापार किए जाते थे उसको लाया गया, ठीक है, उसको लाया गया। और किस तरह से क्या किया गया, ये सारा चीज़ें मतलब व्यापार के जुड़े हुए जो भी फैसले लिए जाते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कृषि के हो चाहे कुछ किसी भी चीज़ के हो, तो वो उसके अंदर लाया गया। कृषि के लिए अलग से AOA नाम का संगठन बनाया गया, मतलब संस्था जैसे निर्माण किया गया। कृषि की व्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी फैसले लेने के लिए AOA नाम का संगठन बनाया गया, जिसके अंदर होता है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वो इसके अंदर में कहा गया, ठीक है। जो आपका पूरा टॉपिक ही आज का यही है, एग्रीकल्चर ऑन ग्लोबलाइजेशन, या एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही में पूरा बेस्ड है। एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट के ऊपर में हम जब बात, अगर फ्रेंड्स आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप वो ध्यान से आपको सुनना है और वो करना है, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है आपके पेपर में, और यहाँ कुछ आप करना है। बुक से अगर मैं पढ़ाता हूँ तो बुक से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियोज़ के थ्रू करवा रहा हूँ, इसके मार्किंग के थ्रू, ठीक है। फटाफट करते हैं। अब देखो जो ये फ्रेंड्स जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर में, तो एग्रीकल्चर में हुआ क्या यहाँ पर कि जो ये पार्ट है एग्रीकल्चर, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो इस वाले टॉपिक का, तो जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ से अब लिखना है। एग्रीकल्चर को 3 पार्टों में बांटा गया। सबसे पहला आता है भाई आपका यहाँ पर, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले आता है मार्केट पहुँच, मार्केट एक्सेस, ठीक है, बाजार पहुँच, ठीक है। एग्रीकल्चर को 3 पार्टों में बांटा गया। बाजार पहुंच होता क्या है? बाजार पहुंच कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब हम किसी को, जो बाजार के अंदर ना दो चीज़ें लाई गई, टैरिफ, ठीक है, टैरिफ जिसे हम टैरिफ कहते हैं TF, और नॉन टैरिफ NT, ठीक है। TF और NT, सॉरी फ्रेंड्स मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। टैरिफ और नॉन टैरिफ को लाया गया बाजार के अंदर में, टैरिफ और नॉन टैरिफ को लाया गया। अब टैरिफ और नॉन टैरिफ होता क्या है, पहले ये बात करते हैं। टैरिफ होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशुल्कीकरण, ठीक है। टैरिफ और नॉन टैरिफ, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपना बुक से कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो फिर भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बाजार के अंदर में लाया गया। जो बाजार पहुंचे वो उसके अंदर में टैरिफ और नॉन टैरिफ को रखा जाता है। 3 पार्टों में बांटा गया एग्रीकल्चर को, टैरिफ और नॉन टैरिफ में रखा गया बाजार के अंदर में। टैरिफ क्या होता है, जो भी हम ना जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं किसी प्रोडक्ट पे, अगर हम कोई बाहर से प्रोडक्ट आता है, कोई भी बाहर से कोई पेन खरीदा, मार्कर खरीदा, जो विदेश से आ रहा है, फ़ोन इंपोर्ट करते हैं हम, तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी हमारी सरकार के द्वारा लगाई जाती है वो टैरिफ कहलाती है, जो डायरेक्टली लगती है कस्टम ड्यूटी। और नॉन डायरेक्टली जो भी टैक्स लगाई जाती है वो नॉन टैरिफ में आती है। नॉन डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे नहीं। अगर मान लो कोई चीज़ अमेरिका ने मान लो कोई कोको कोला भेजा, ठीक है, उसके ऊपर हमने इतना इनडायरेक्टली टैक्स लगा दिया कि अगर आप कोको कोला बेच रहे हो तो आपको ये पे करना पड़ेगा। जैसे कुछ समय पहले स्वच्छ भारत अभियान टैक्स जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट जो भी बेचा जाता था ना उसके ऊपर में स्वच्छ भारत अभियान टैक्स जोड़ दिया गया था कि उनको पे करना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे अबाउट दैट टैक्स। मतलब
कंपलसरी कर दिया गया था कि पे करेंगे ही करेंगे, और उनके पास कोई चारा नहीं था पे ना करने के अलावा, पे करने के अलावा, ठीक है, पे करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें जुड़ी गई, तो ये नॉन टैरिफ में आती हैं। उसके बाद जो दूसरा हम बात करते हैं, इसके अंदर में आता है डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में, ठीक है, घरेलू घरेलू सहयोग समर्थन, ठीक है, घरेलू समर्थन, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट, डीएस, ठीक है। घरेलू सहयोग क्या होता है? घरेलू सहयोग के अंदर में ना, जो हम घर के अंदर, एक कंट्री के अंदर में जो सब्सिडीज दी जाती है, सब्सिडी, यहाँ पर हम टैक्स लगा रहे थे, यहाँ पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। जो सब्सिडी हम देते हैं, हमारी गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी देती है, उसके अंदर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्सिडी भी यहाँ पे ना दो तरह की प्रदान की जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सब्सिडी है वो भी दो तरह से, मतलब सब्सिडी के लिए भी ना यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई हैं, वो क्या होती है? SND, ठीक है, SND। SND क्या होता है? सब्सिडी के अंदर में भी SND का लाया गया, जिसमें विभेद और उपचार, एक तरह से ना, मतलब उसके साथ ना उसको दवाई भी दी जाती है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, विभेद और उपचार के अंदर में, ठीक है। विभेद और उपचार के अंदर में क्या होता है कि भाई सब्सिडी के अंदर में SND, विभेद और उपचार कहते हैं, विशेष एन विभेद सिद्धांत। इसके अंदर में क्या हुआ, किस लोगों को किस तरह सरकार द्वारा कुछ मानक तय किए गए, ठीक है, मानक तय किए गए, मानक मतलब एक स्केल तय किया गया कि इस स्केल पे इतना इतना आपको सब्सिडी दी जाएगी और इतना इतना नहीं दी जाएगी, ऐसे ऐसे करने पे ये होगा, वो होगा, ऐसे अलग अलग तरीके से किया गया। और WTO द्वारा ये सारा चीज़ें हैंडल की जाती हैं, जिसमें विश्व व्यापार संगठन ये सारा चीज़ें हैंडल करता है, ठीक है। और जो SND के ना दो मुख्य उपचार रूप थे, दो मुख्य मतलब दो तरीके से दिए जाने लगा। जो पहला था कि बाजार को पहुंच संभव, जिसमें विकासशील देशों और वस्तुओं का विकसित देशों में बाजार में पहुंचाने के लिए विविधता में विभेद SND उपचार मुख्यतः है। मतलब ना, जो SND है वो दो वर्गों में बांट कर दिया जाने लगा। पहला वर्ग दोनों वर्गों के अंदर ना विकासशील देश और विकसित देश दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। पहले के अंदर में ये कहा गया कि विकासशील देशों का जो प्रोडक्ट हो वो विकसित देशों तक पहुंचे, ठीक है, और विकसित देशों का विकासशील देशों तक पहुंचे। अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट वहां तक गया ही नहीं, तो फिर किस तरह का टैक्स, किस तरह की सब्सिडी, कुछ भी नहीं होने वाली, ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाले में क्या कहता है, व्यापार नियमों एवं सिद्धांतों के सापेक्ष में प्रतिबद्धताओं के अलावा विकासशील देशों को इन बहुपक्षीय सिद्धांतों का कार्यान्वयन हेतु छूट दी जा सकती है। अब पता है क्या, जो व्यापार नियमों के सिद्धांत को ना देखते हुए ये जो विकासशील देश हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, तो उनको और बढ़ाने के लिए ना उनको छूट दी जाती है कि लो भाई आप ना थोड़ा सा और बढ़ो, ठीक है। अगर मान लो कई बार आप देखोगे ना, कोई न्यू शॉप खुलता है, तो वो नए शुरुआत में ना, अगर कोई नया शॉप, कोई नया कुछ भी खोला जाता है, तो शुरुआत में कस्टमर को जोड़ने के लिए वो 2 पैसे कम में बेच रहा होता है, थोड़ा सा सस्ता रेट करके बेच रहा होता है। क्यों बेच रहा होता है? जिससे ना वो मार्केट में जुड़ जाए। अगर मार्केट में जुड़ गया, ठीक है, मार्केट में मुझसे मिलता जुलता रहा, मेरा दुकान चल गया, फिर 2 रुपये महंगा भी दूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेम थिंग विश्व व्यापार संगठन भी यही करता है। जो विकासशील देश है उनको वो सोचता है कि वो मार्केट में जुड़े रहे, हमसे व्यापार करते रहे, तो उसके लिए करते हैं, उन्हें छूट दी जाती है एक्स्ट्रा कि आप हमारे देश के साथ, कंट्री के साथ व्यापार करो। अगर व्यापार करते हो तो व्यापार करने से फायदा क्या होगा आपका, कि आप हमारे कंट्री के साथ व्यापार करोगे तो आपका फायदा क्या, कि भाई हमारा लेन देन चल रहा है, ठीक है, आपका विकास हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, तो हमको छूट देते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के साथ व्यापार कर सको। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे SND के अंदर आता है, ठीक है, विशेषण उपचार के अंदर में, विभेदन उपचार, ठीक है। अब इसके अंदर में हम बात करते हैं जो घरेलू समर्थन है, इसके अंदर में 3 बॉक्सेस के बारे में बात किया गया है, ठीक है, 3 बॉक्स के बारे में बात किया गया। 3 बॉक्स के अंदर में से आता है सबसे पहला ग्रीन बॉक्स, ठीक है, ग्रीन बॉक्स क्या आता है? ग्रीन बॉक्स के अंदर में हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे कदम जिनका व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव होता है। तो ग्रीन बॉक्स के अंदर ना सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स के अंदर में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है जिनके अंदर मतलब न्यूनतम, जिसका ना बाजार पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, कुछ कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स में शामिल किया जाता है। जो भी मतलब ना न्यूनतम प्रभाव बाजार के अंदर में जिसका एकदम बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वो उसको न्यूनतम उसमें डाला जाता है। जैसे सब्सिडी के रूप में सरकार उठाया जाए, उसके टैक्स के रूप में उठाया ऐसे कदम। कहता है ना, सामान्य शब्दों में ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता या सब्सिडी से व्यापार में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती है। इसका सहायता का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार लाना, इसके अधीन सरकार द्वारा दी जा रही सेवाएं एवं कृषि अनुसंधान, बीमारियों को रोकथाम, संरचना, पौधे संरचना एवं सुरक्षित शामिल है। मतलब जो ग्रीन बॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर में क्या होता है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग तरह के नियम, रूल, टैक्सेस, सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, जिससे ना लोग बढ़ावा कर सके, किसी का और विकास हो सके। तो उससे ना मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मार्केट में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये ग्रीन बॉक्स आता है, मतलब इसको 3 पार्टों में बांटा गया, ग्रीन बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अबर बॉक्स, ठीक है, अंबर बॉक्स, AB। अगर मैं इसका हिंदी लिखूँ तो अबर आता है इस तरह से,
अबर बॉक्स, ठीक है, अबर बॉक्स। अबर बॉक्स के अंदर में क्या होता है, कहते हैं कृषि क्षेत्र में दी जा रही वैसी सब्सिडी, दी गई वैसी सब्सिडी जिनका व्यापार पर विकृति आती है, जिनका डायरेक्ट ना व्यापार पर इफेक्ट पड़ता है। निर्यात सब्सिडी, ठीक है, जैसे कि निर्यात सब्सिडी, अगर कोई मान लो हम किसी का वस्तु मंगा रहे हैं या फिर मतलब किसी बाहर से ना हम निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर सब्सिडी दी गई, ठीक है, तो मार्केट पर उसका ना इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो उस पर सब्सिडी दी गई तो मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रक्रिया की तरफ पारदर्शिता लाने के लिए इसे बंद करना चाहिए, ठीक है। कई सारे जो संस्थाएं हैं या फिर कई सारे वो मानना है कि पारदर्शिता लाने के लिए, मतलब एक अच्छा वे बनाने के लिए, मार्केट को, बाजार का अच्छा सा जगह बनाने के लिए इसके अंदर ऐसी पारदर्शिता लाना चाहिए कि सब कुछ देख सका जा सके, कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, कितना नहीं दिया जा रहा है, इसके लोगों को जानकारी मिले, ऐसा मानना है। इसके अंदर कहते हैं अंबर बॉक्स के अधीन ऐसी घरेलू सब्सिडियां आती हैं जिनको सरकार कम करने पर सहमत हो गई है, लेकिन इन्हें पूर्णतः नहीं हटाया जाएगा। विकसित देश 1995 से शुरू आरंभिक 8 वर्षों के अधीन इन आंकड़ों को 20% की कटौती पर सहमत है। मतलब पता है जो ये अबर बॉक्स होता है ना, उस पर सरकार तो रेडी है कि यार चल ठीक है, इसको कम कर लूँगा पर हटाऊंगा नहीं। जैसे मैंने अभी कहा था कि ये लोग चाहते हैं या फिर ट्रेड चाहता है कि इसके अंदर पारदर्शिता लाना चाहिए, जो अपर टैक्स है, अबर बॉक्स है, उसके अंदर पारदर्शिता लाना चाहिए। जो मतलब निर्यात सब्सिडी पर टैक्स दे देते हैं, निर्यात पर टैक्स दे देते हैं, वो सब्सिडी दे देते हैं इन सब चीज़ों पर। पर सरकार क्या कहती है कि हम इसको कम कर सकते हैं पर इसको खत्म नहीं कर सकते। उसी तरह का एक आंकड़ा देता है, एक डेटा देता है, हमारे पास एक डेटा दिया गया है आपके बुक के अंदर में, जिसमें कहता है 1995 जब WTO की स्थापना हुई 1995 में, तो उसमें कहा जाता है कि 1995 में विकसित जो देश थे, मतलब जो आरंभिक विकसित देश थे 1995 में 8 वर्षों के अधीन में 20% की कटौती पर सहमत थे। मतलब अपर बॉक्स के अंदर में जो भी सब्सिडी दी जाती थी ना, उसमें 20% की वो कटौती पर मान गए कि भाई चल 20% का कम घटाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ना जो विकासशील देश थे वो 10 वर्षों का, मतलब ये 8 साल के अंदर में 20% घटाएंगे। और जो विकसित देश थे, विकासशील देश थे, जो बढ़ने वाले छोटे छोटे देश थे, जो बढ़ रहे थे भारत जैसे, तो वो 10 साल के अंदर में वो 13% घटाने के लिए तैयार हुए, ठीक है। वो 8 साल में 20%, ये 10 साल में 13% घटाने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह की चीज़ें बात करते हैं। तीसरा बॉक्स आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप तीसरे बॉक्स के बारे में बात करते हैं तो तीसरा बॉक्स आता है ब्लू बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स, अबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ठीक है। ब्लू बॉक्स में होता है कि ऐसी सब्सिडी शामिल है जिसके अंदर वृद्धि का कोई सीमा नहीं है। मतलब इसको ना जो असीमितता पर बढ़ाई जा सकती है, भाई आज 50 है तो कल 100 भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई इतना पैसा क्यों बढ़ा, आप कुछ नहीं पूछ सकते। ऐसी सब्सिडी होती है जिसमें वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है, जो उत्पादन सीमितता कार्यक्रमों पर सीधा भुगतान से संबंधित है। भाई कितना उत्पादन किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। इसके अलावा किसानों को किए गए कुछ अन्य सीधे भुगतान जो किसानों की उत्पादन आवश्यकताओं के संबंधित है, वे ब्लू बॉक्स में शामिल किए जाते हैं। अगर मान लो मैं डायरेक्टली कोई सरकार ने कोई डायरेक्टली किसान को भुगतान किया, वो भी ब्लू बॉक्स के अंदर में रखा जाता है, ठीक है, ब्लू बॉक्स के अंदर में रखा जाता है। कहता है कि ब्लू बॉक्स मतलब ब्लू बॉक्स इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए कतिपय सरकारी सहायता कार्यक्रम, विकासशील देशों के ग्रामीण विकास संबंधित एवं अन्य समर्थन जो छोटे पैमाने पर किसानों को उत्पादन वृद्धि सहायता करते हैं भी सम्मिलित है। मतलब इसके अंदर ना नॉर्मली वे चीज़ें रखी जाती हैं जो किसानों को कृषि में बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाता है, कृषि में बढ़ोतरी के लिए यूज़ की जाती है, सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर में रखी जाती है ब्लू बॉक्स में। तो 3 तरह के ब्लू बॉक्सेस को हम बांटते हैं हमारे अंदर में, ठीक है। लास्ट वन हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने बताया था ना एग्रीकल्चर के 3 पार्ट है। पहला आपने मार्केट एक्सेस पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोर्ट कंपटीशन, ठीक है, EXPORT, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन। कंपटीशन है या फिर आप इसको कह सकते हो सब्सिडीज भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट कंपटीशन या निर्यात सब्सिडी। फ्रेंड्स मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लेना राइटिंग पे ना जाएं और बस आप ओरली सुनने पे ध्यान दें, जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप राइटिंग पे जाओगे तो फ्रेंड्स तो भूल जाओ कि आपका क्लियर होने वाला है। और ग्लोबलाइजेशन की आप फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर पे भी अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। और प्लीज़ फ्रेंड्स 6 जून का टारगेट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 1st, 2nd, 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। और फ्रेंड्स मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि 6 जून की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सो फ्रेंड्स करते हैं लास्ट वन, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन। इसके अंदर में क्या हम क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, कि जो एक्सपोर्ट जो किया जाता है, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो WTO के द्वारा ना उसके अंदर में सब्सिडी दी जाती है या फिर निर्यात, उसके ऊपर नए नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है, आयात सब्सिडी में कमी की जाती है,
ठीक है। बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, आयात सब्सिडी में कमी कर देते हैं। अगर मान लो कोई देश है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सपोज करो पाकिस्तान, इंडिया, अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं कि वो पार्टिसिपेट करे और कि अपने देश का माल दूसरे देश में बेचे, इतना पैसा आएंगे कहाँ से बेचूँ। अगर मान लो अमेरिका जैसे अभी उसने क्या किया कि भारत क्या करता है, अमेरिका के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट बेचता है, भारत अमेरिका के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट बेचता है। तो अमेरिका ने क्या किया कि भारत के प्रोडक्टों पे टैक्स बढ़ा दिया। तो अब भारत की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां वो पे नहीं कर पाएंगी वो टैक्स को। तो क्या करेगा, भारत अपना माल रोक लेगा। ठीक है, तो रोक लेगा तो व्यापार कम हुआ ना। उसी तरह अभी पाकिस्तान में टमाटर को लेकर, अभी पुलवामा अटैक के बाद टमाटर को लेकर हमारी भारत सरकार ने क्या किया था, टैक्स को बढ़ा दिया था, 200% कर दिया था, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, हमने बढ़ा दिया, अब हमारा सामान दूसरे देश में जा रहा है ना, तो हमने यहाँ से बढ़ा रखा है रेट, तो वहाँ पे सस्ता थोड़ी ना बेचेगा। अगर मान लो आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपकी फीस ही मैंने कर दी, मान लो 5-10 हज़ार 5 लाख कर दी, तो आप बाहर जाके फ्री में पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बोलोगे यार पहले मैं अपना तो भरपाई करूँ। पढ़ाओगे तो बहुत अच्छी बात है यार, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें, कोई भी मान लो आप कोई दुकान खोले और आप खुद महंगा में सामान लेकर आ रहे हो, तो दूसरे को सस्ता में थोड़ा ना दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। तो सेम थिंग भारत ने क्या किया कि अपने लोगों का टैक्स बढ़ा दिया, अपने लोगों का टैक्स बढ़ाया, तो जो पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो उनको पाकिस्तान ले जाने के लिए भारत सरकार को पैसे देने पड़ रहे ज़्यादा, तो ज़्यादा देने पड़े तो पाकिस्तान में वो ज़्यादा पैसे वसूल करेगा। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली। तो उस तरह WTO में क्या किया जाता है कि वो जो टैक्सेस होते हैं ना, निर्यात टैक्स, उनको कम कर दिया जाता है। जो दूसरे देश लगाते हैं टैक्स निर्यात पे, कम कर दिया जाता है। कम करा हुआ तो ज़्यादा दूंगा मैं उनको सामान। अगर मान लो अमेरिका अभी हमारे टैक्सेस घटा दे, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा ना सामान अमेरिका में इम्पोर्ट करेंगे, जिससे ना वो लोग हमारे सामान खरीदें और हमारे देश का विकास हो। ठीक है, और जब इस तरह की चीज़ें की जाती है, सेम भारत भी कई बार क्या करता है, जैसे लगता है किसी देश के ऊपर दबाव बनाना होता है, ठीक है, इकोनॉमिकली तौर पर किसी देश को दबाव बनाना होता है, या फिर उसके साथ ना मतभेद की नीति करनी होती है, तो वो भारत सरकार भी क्या करती है, उनके ऊपर टैक्सेस जो होते हैं वो बढ़ा दी जाते हैं। टैक्सेस बढ़ाने के कारण क्या होते हैं कि वो अपने आप ही उनकी निर्यात कम हो जाती है, इसके कारण इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ही हम ये बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा आपके बुक से कर लेता हूँ, बुक से आपका ईजिली हो जाएगा। इसके अंदर कुछ दे नहीं रखा, शुरुआत से एक टॉपिक करवाता हूँ। ठीक है, आपको शुरुआत में जो पहला टॉपिक था कृषि एवं वैश्वीकरण विकासशील देश के बारे में था, जो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कृषि वैश्वीकरण क्या होता है। जो भी कृषि से रिलेटेड जो तीनों चीज़ मैंने बताया ना, नंबर बॉक्स, ये डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक सपोर्ट, ठीक है, घरेलू जो था, ठीक है, मार्केट एक्सेस और एक्सपोर्ट कंपटीशन, ये तीनों चीज़ ना इसके अंदर में आता है। तीनों चीज़ आपको बताओगे, कोई सा भी टॉपिक कृषि से एग्रीकल्चर से जुड़ा आता है, आप तीनों बता दोगे, समझ में आ जाएगा। तीनों से रिलेटेड कुछ उसके बारे में कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में आपका जो चैप्टर है यहाँ पर मानक एवं सुधार आता है, कृषि में मानक एवं सुधार। तो यहाँ पे क्या जाता है, किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए। जो WTO है उससे फायदा क्या है कि भाई हमें एक जगह से दूसरी जगह की टेक्नोलॉजी मिल रही है। टेक्नोलॉजी मिलने से क्या है कि हमारा ना जो कृषि व्यवस्था है उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, कृषि व्यवस्था में सुधार हो रहा है भाई, उनकी आय बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा। ठीक है, व्यापार मूल्य सब्सिडी, घरेलू, ये सब मतलब चीज़ें फायदा हो रही है। तो ये तरह की चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सुधार ही है। मार्केट एक्सेस मैं बता चुका हूँ आपको फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो GATT है फ्रेंड्स, जो और आपने यहाँ पे पढ़ा, बताया मैंने, GATT, जो GATT है उसी को बाद में WTO में बदल दिया गया था, वो 1995 में। ठीक है, 1995 में बदल दिया गया था। यहाँ पर आता है घरेलू समर्थन, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। घरेलू समर्थन क्या होता है, किस तरह से सब्सिडी और किस तरह से टैरिफिक और नॉन टैरिफिक इसके अंदर में जो आता है, मैंने बता दिया पहले आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कृषि समझौते के अधीन में विकासशील देशों के विभेद उपचार। वहाँ पे SND जो मेथड था, SND के बारे में पहले बता चुका हूँ, विशेषण विभेद। ठीक है, तो ये कोई टफ है नहीं, तो आप इजीली कर पाओगे। इसके अंदर में लचीलापन अपनाया जाता है देशों के साथ में। कई जो विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, 3 कैटेगरी है हमारे देशों की। जो हमारे विश्व के अंदर में 3 देश हैं, 3 तरह के देश हैं, जो पूरी तरह से डेवलप, अंडर डेवलप, ठीक है, अंडर डेवलप, अंडर डेवलप, और फिर क्या है, अल्प विकसित, जो मतलब अभी शुरू भी नहीं हुए सही से। ठीक है, वो 3 तरह की कंट्री है। तो तीनों में ना सबसे ज़्यादा टफ होता है वो डेवलप वाली कंट्री होती है, उनके ऊपर ज़्यादा पैमाने, ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, ज़्यादा दबाव डाला जाता है। अंडर डेवलप वाले पे लगाए जाते हैं पर उनसे कम। और जो विकसित, अल्प विकसित है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं, सब फ्री छूट है, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी करो, मजे करो। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात करता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उद्योग एवं सेवाएं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत उद्योग और सेवाएं किस प्रकार की दी जाती है। और श्रमिकों का प्रवसन मतलब क्या होता है, माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। आपको बताऊं एक आंकड़े के हिसाब से फ्रेंड्स, कि अमेरिका में ना जैसे बहुत सारे टाइम पर, इधर पीछे आंकड़े देखिए, मैं बता देता हूँ। प्रोफेशन तथा आउटसोर्सिंग दोनों हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या बता रखा था फ्रेंड्स कि आपके अमेरिका में जो लोग रहते थे वहाँ पे व्यापार के कारण, और काले गोरे, आपने 11th में अगर पढ़ा होगा कि अमेरिका का खोज कैसे हुआ, क्या लोग कैसे थे वहाँ पे, जो उनकी रंग भेद की नीति क्या थी, ये सारा आपने पढ़ा होगा। तो जो लोग वहाँ पे दूसरी जगह में जाके रह रहे हैं,
ठीक है, अचानक से पता चलता है कि वो शरणार्थी हैं और या फिर वहाँ पे लोग वो हैं, माइग्रेट हैं, आए हुए हैं दूसरी जगह से। ठीक है, तो वो इसके अंदर में बात करता है। बहुत सारे लोग, आज हम सब दिल्ली में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप सारे लोग दिल्ली में ही पले बड़े हो? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार, यूपी, झारखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ से भारत के अलग अलग जगहों से आके दिल्ली में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये क्या है, माइग्रेट हुए हैं, वहाँ से प्रवास किया, मैंने प्रवास कर गया। ठीक है, वहाँ से विस्थापित हुए, दूसरी जगह आकर रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मजदूर होते हैं वो विस्थापित होते हैं, किसके कारण से? रोजगार के कारण से। ठीक है, रोजगार नए उसके नए नए तरह की चीज़ों के कारण से वो विस्थापित होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये बात करते हैं और कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद लगभग ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थोड़ा सा वित्तीय पूंजीकरण, वित्तीय वैश्वीकरण, पूंजीकरण, जिसमें हम बात करते हैं कि पूंजी का नियंत्रण किस तरह किया जाता है, पूंजी का नियंत्रण किस तरह किया जाता है वैश्वीकरण के मामले में। ठीक है, जैसे आज हमारा डॉलर रुपए बढ़ता है घटता है, डॉलर के मुकाबले रुपए बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से ना जो हम मार्केट में एक्सेस करते हैं वो हमारा पूंजी नियंत्रण का तरीका बताता है कि हम किस तरह से पूंजी अपना नियंत्रित कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा ही टॉपिक इसके अंदर में हैगा और कुछ भी नहीं, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। फ्रेंड्स, एक बार आप ना दोबारा से अगर पढ़ते हो तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप एक बार घर पर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आपका पूरा सा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इसकी वीडियो अच्छे से एक बार देखें, पहले पढ़ें बुक से, फिर चैप्टर करें और इजीली क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। एंड फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है आपके लिए जो मुझे बता सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी WTO का हेड ऑफिस का है, हेड ऑफिस क्या है, और हेड जो हैगा, हेड ऑफ द मतलब संचालन करते हैं जो सचिव है, हेड WTO के सचिव का नाम क्या है? जो मतलब मुख्य जो होते हैं ना, मुख्य से WTO के सचिव, हेड ऑफिस कहाँ है, WTO का हेड ऑफिस कहाँ है और उनके सचिव का नाम क्या है? दोनों आप मुझे बता सकते हो। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, WTO का हेड ऑफिस कहाँ है और इनके सचिव का, मुख्य सचिव का नाम क्या है? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चीज़ उनको यार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन यार, फ्रेंड्स प्लीज़।